हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी सेट 2017 के फिजिक्स क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, पेपर 2 है यह। इसके बाद हम पेपर 3 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है और क्वेश्चन है कि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स अप्रोचेस टू क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइडेड दैट। इसका कहने का मतलब यह है कि क्वांटम सांख्यिकी क्लासिकल सांख्यिकी में बदल जाती है। कब बदल जाती है? जब जी आई अपॉन एन आई का वैल्यू वेरी मच ग्रेटर देन 1 होता है। क्या कहने का मतलब है इसका कि जी यहाँ पर है, जी आई डिजेनरेसी। डिजेनरेसी आप जानते ही होंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, है ना। अगर दो अलग अलग स्टेट का एनर्जी सेम है तो वो डिजेनरेट स्टेट कहलाते हैं। ठीक है, और नॉन डिजेनरेट कब कहलाएंगे? जब अलग अलग स्टेट का एनर्जी अलग अलग ही हो। ठीक है, तो वो उसका वैल्यू किसी भी स्टेट का डिजेनरेसी का, ठीक है, और एन नंबर ऑफ स्टेट, है ना, नंबर ऑफ स्टेट या फिर पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये जो है नंबर ऑफ पार्टिकल और जी आई का रेशियो जो है एक से बहुत ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है वह क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ क्वांटम और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स क्या क्या हैं कहने का ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ कि बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स जो होता है इसको बोलते हैं क्वांटम, और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसको बोलते हैं क्लासिकल। तो है ना, ये जी आई अपॉन एन आई का वैल्यू जब बहुत बड़ा होता है एक से, तो जो बोस और फर्मी डिराक का स्टैटिस्टिक्स है वह मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में चेंज होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न इजी है, मैच करना है। इधर दिया हुआ है नाम, कौन कौन सा स्टीफन बोल्ट्जमैन फार्मूला है, कौन सा रेले जीन है, कौन सा प्लांक का डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, रेडिएशन फार्मूला है, और इधर उसका फार्मूला दिया हुआ है। तो दोनों को मैच अप करना है। ठीक है, तो देखिए स्टीफन बोल्ट्जमैन का ऐसा होता है, जानते होंगे, किसी कृष्ण पिंड से निकलने वाला विकिरण ऊर्जा जो है उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती कांस्टेंट को हटाएंगे तो जुड़ता है सिग्मा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू, मतलब इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली ऊर्जा इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, है ना। रेले जीन का ई लेमडा डी लेमडा 8 पाई के टी अपॉन लेमडा टू द पावर 4 डी लेमडा, इतना होता है, ये भी आप जानते हैं। फॉर्मूला है सीधा डायरेक्ट, है ना। प्लांक का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फॉर्मूला ये होता है लेमडा डी लेमडा 8 पाई एच सी। ठीक है, अब आप जानते हैं एच प्लांक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ द लाइट, है ना, अपॉन लेमडा टू द पावर 5 डी लेमडा अपॉन ई टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1। ठीक है, तो ये भी फार्मूला है। और एक और क्या बचा, क्लॉसियस क्लेप्रॉन, हाँ, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी होता है। क्लॉसियस क्लेप्रॉन इक्वेशन या फिर उसका फार्मूला जो होता है डी पी बाई डी टी, प्रेशर चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज इज इक्वल टू डी एस यानी डेल एस बाई डेल वी। तो सीधी सीधी बात है, ए का 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 1 होगा और डी का 2। जो भी ऑप्शन में है ऑप्शन बी, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। रुद्धोष्म प्रक्रिया में तापमान स्थिर रहता है? नहीं, रुद्धोष्म प्रक्रिया में तापमान स्थिर नहीं रहता, यह समतापी प्रक्रिया में रहता है। समायतनिक प्रक्रिया में आयतन स्थिर रहता है? हाँ बिल्कुल सही है, समायतिक में आयतन स्थिर रहता है। अगला है, सिस्टम का एंट्रोपी सिस्टम में विकृति का माप होता है? सही बात है, एंट्रोपी जितना ज़्यादा सिस्टम का विकृति उतना ज़्यादा, यानी डिसऑर्डर उतना ज़्यादा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है सी भी। अगला, ताप इंजन की दक्षता कभी कभी 100 भी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, है ना, 100 कभी नहीं हो सकती, है ना, वो आइडियल इंजन की होती है, जितना मतलब नेचर में वो अवेलेबल नहीं है। तो बी और सी सही है, ऑप्शन सी
बी एंड सी आर राइट ऑप्शंस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। फिर से, परमाणुविक ध्रुवणता धातुओं के अणुओं में बलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अंग्रेजी में पढ़ें क्या? एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फोर्सेस इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल्स। बिल्कुल सही है। ठीक है, जो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी होती है ना, ठीक है, वो मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस होते हैं, किसी मटेरियल में मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच जो फोर्सेस लगता है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल सही है, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी जो है इसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पास का चुंबकीय आघूर्ण पास में धारा से स्वतंत्र होता है। पास क्या है? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, ओहो, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट इन द लूप। ऐसे कैसे हो सकता है ना? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसके प्रोपोर्शनल होता है म्यू जीरो आई। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डिपेंडेंट ऑन लूप, ठीक है, ऑन करेंट। ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद है अगला, अर्धचालक प्रकार, अर्धचालक का प्रकार हॉल गुणांक पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है ना? द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन हॉल कोफिशिएंट। ठीक है, या फिर हॉल कोफिशिएंट जो है कंडक्टर के टाइप, सेमीकंडक्टर के टाइप को डिफाइन करता है। जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, इसको तो सी सही है। डी क्या बोल रहा है? चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन से धारा उत्पन्न नहीं होता है। होता है भाई। द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डज नॉट प्रोड्यूसेस करेंट। गलत बात है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस करेंट, है ना, फैराडे लॉ। ठीक है, तो ए और सी सही है, बाकी दो ठो गलत हैं, बी और डी। तो ये बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जब दो माध्यमों में विद्युतशीलता एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 तथा चुंबकीयशीलता म्यू 1 म्यू 2 को किसी अंतःफलक सीमा रेखा, क्या बोल रहे हैं, इंटरफेस यानी कि बाउंड्री से अलग रखा जाता है, तो सीमा शर्तें होती हैं, बाउंड्री कंडीशन। इंग्लिश ही बेटर रहता है। When two media having permittivity epsilon 1 and epsilon 2 the permeability mu 1 mu 2 respectively are separated by an interface, the boundary conditions are that, boundary condition क्या होता है? तो बाउंड्री कंडीशन यहाँ बी डी ई के अर्थ जो है यूजुअल है, मतलब कहने का मतलब बी जो है मैग्नेटिक फील्ड, डी जो है डिस्प्लेसमेंट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एच भी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो बी का सामान्य घटक अंतःफलक के आर पार कंटिन्यूअस होता है। हाँ, होता है। ठीक है, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी इज, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द इंटरफेस, है ना। इसके कुछ तो फॉर्मूला होता है, बी एन सी, एम एन सी, एम एन सी। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट नॉर्मल होता है, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है। और दूसरा होता है डी का सामान्य घटक अंतःफलक के आर पार सतत नहीं होता। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी इज नॉट कंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस। सही है। और एक और बोल रहा है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई इज नॉट कंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस इंटरफेस, है ना। तो गलत है, होता है। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई, टेंजेंशियल, TEC, हाँ ठीक, यही तो फॉर्मूला है। टेक MNC, टेक MNC, इसको याद रखने का फॉर्मूला है टेक MNC, याद कर लीजिएगा इसको। टेक MNC, टेक MNC कहने का मतलब है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस और नॉर्मल कंपोनेंट
एनएमसी बोलो या एमएनसी, वही है। ठीक है। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कंटिन्यूअस, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटिन्यूअस होता है और मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट कंटिन्यूअस होता है, बाकी दोनों जो है नॉन कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो नॉन कंटिन्यूअस होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वह नॉट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है। तो यही फार्मूला है टेक एमएनसी या एनएमसी। ठीक है। और बस क्या, पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। ए और बी जो है सही उत्तर है, बाकी दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित चरणों पर ध्यान दीजिए, ध्यान दो भाई। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पहला होगा, कौन सा दूसरा होगा, कौन सा तीसरा होगा। ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में हम पहले क्या क्या करते हैं उसके ऊपर है। डिवाइस वॉल्व अथवा ट्रांजिस्टर का विकल्प, है ना, मतलब कि चुनते हैं पहले, उसका चॉइस करते हैं डिवाइस का और उसके वाल्व का और ट्रांजिस्टर का, यानी ट्रांजिस्टर को पहले सेलेक्ट करते हैं, चॉइस सबसे शुभ। ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन कौन सा करते हैं पूछ रहा है, तो उसके बाद क्या करते हैं, ऑप्शन 2 यहाँ पर है। पहले डीसी क्यू पॉइंट निकालते हैं, डीसी क्यू पॉइंट। ठीक है। उसके बाद लोड सर्किट का जो है चॉइस करते हैं, लोड सर्किट का। उसके बाद चौथा है यह एसी इनपुट आयाम। ठीक है। एसी इनपुट एम्पलीट्यूड। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, ए फिर सी फिर बी और उसके बाद डी। ठीक है। तो जब हम एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को डिजाइन करते हैं तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया को पहले करते हैं, कहने का मतलब वही है। देयर करेक्ट सीक्वेंसेस गिवन द स्पेसिफिकेशन ऑफ आउटपुट फ्रिक्वेंसी एंड आउटपुट वोल्टेज और पावर वाइल डिजाइनिंग एन एम्पलीफायर। मतलब एक एम्पलीफायर को डिजाइन करते समय इनमें से क्या क्या काम पहले, क्या क्या काम बाद में किया जाता है। तो सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर चुनेंगे, ट्रांजिस्टर चुन लेंगे, उसके बाद डीसी क्यू पॉइंट उसका डिसाइड करेंगे। क्यू पॉइंट डिसाइड करने के बाद लोड सर्किट का डिज़ाइन करेंगे या चॉइस करेंगे। उसके बाद एसी इनपुट डालेंगे उसमें। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। दो सार्थक तरंगों के साथ, सार्थक संख्याओं के साथ, सॉरी, दो सार्थक संख्याओं के साथ, ये कितना है, अरे यार बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ लगभग 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख, है ना, सेंटीमीटर है। तो उसको इनमें से क्या क्या के रूप में लिखा जा सकता है ना। 1500000 सेंटीमीटर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई 2 सिग्निफिकेंट नंबर एज, है ना। इनमें से कौन से 2 सिग्निफिकेंट नंबर के जैसे इसको लिखा जा सकता है 1 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर को। तो देखिए नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर और किलोमीटर। ठीक है। तो किलोमीटर में कितना आ रहा है और मीटर में कितना आ रहा है इसको देख लेंगे। ठीक है। नहीं आएगा तो फिर उसके हिसाब से आगे देखेंगे। तो किलोमीटर में तो ये बिल्कुल सही है, 15 किलोमीटर, मतलब 150 किलोमीटर। ठीक है। अब कितना होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर कहने का मतलब है यहाँ से 2 ठो आप जीरो काट देंगे तो इतना मीटर हो जाएगा। अब 4 ठो जीरो और काट देंगे, 1 2 3 4, हाँ, तो इतना काट देंगे तो ये किलोमीटर में आ गया, मतलब 150 किलोमीटर। तो बिल्कुल सही है किलोमीटर वाला तो। ठीक है। 150 किलोमीटर, ये 15 × 10⁻1 किलोमीटर। ठीक है। अब ये मीटर में देख लीजिए और सेंटीमीटर में। ठीक है। तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये तो 150 किलोमीटर यहाँ पर ऊपर में भी लिखा हुआ है, तो इसमें क्या खास बात है। तो यहाँ बोल रहा है 2 सार्थक संख्याओं के साथ, ध्यान दीजिएगा, 2 सार्थक संख्याओं के साथ इसको लिखना है। ठीक है।
तो इनमें से सभी सही हो भी सकते हैं, सब के सब, लेकिन हमको दो सार्थक संख्याओं के साथ लिखना है। तो ये 1 2 2, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं करना है, मतलब 150 नहीं करना है। 15 इंटू 10⁻10 किलोमीटर कर सकते हैं, और इससे एक कम कर सकते हैं, यानी एक सार्थक संख्या कर सकते हैं। तो इसमें एक है सार्थक संख्या, है ना, 1, ठीक है। तो इसके रूप में भी लिख सकते हैं, इसीलिए यह सही है और यह सही है। अब इसमें क्या खराबी है, तो इसमें एक भी सार्थक संख्या नहीं है, मतलब जीरो के बाद में पॉइंट है, उसके बाद जो है इधर संख्याएं हैं। जीरो के पहले एक होना चाहिए, या उसके पहले दो हो सकता है मैक्सिमम, तीन भी नहीं हो सकता, ठीक है। तभी ना दो सार्थक संख्या होंगे। तो सी और डी सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है कि सी और डी दोनों सही हैं, ठीक है। ठीक, अगला प्रश्न है न्यूनतम वर्ग फीट, अरे यार, लीस्ट स्क्वायर फीट। लीस्ट स्क्वायर फीट मेथड में बी एप्लीकेबल टू फिटिंग ऑफ कर्व। लीस्ट स्क्वायर फिट है ना, कर्व फिटिंग में आप जानते हैं बहुत सारा कर्व फिटिंग होता है ना। लीस्ट स्क्वायर फिटिंग उनमें से एक टाइप है। तो लीस्ट स्क्वायर फिट के अंतर्गत, है ना, में बी एप्लीकेबल टू फिटिंग ऑफ कर्व इन स्ट्रेट लाइन में, पैराबोला में, पॉलिनोमियल में, इनमें से किस कौन कौन सा जो है लीस्ट स्क्वायर फिट में फिट हो सकता है, इसको हमको बताना है। तो ये क्या होता है, ए बी सी तीनों, है ना। ये सरल रेखा फिट हो सकता है परवलय में भी और बहुपद में भी, यानी पॉलिनोमियल में भी। तो ए बी सी तीनों सही उत्तर हैं, ठीक है। ए बी सी तीनों सही है, ठीक है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। एक डीसी सर्किट में पावर का वैल्यू दिया हुआ है P = VI, है ना, जहाँ वोल्टेज V है और I जो है धारा है। अब उनके मापन में, जैसे मान लेते हैं वोल्टेज को एक वोल्ट मीटर नापता है और करंट को एक एमीटर नापता है, तो उनमें 2% का जो है त्रुटि हो सकता है, और करंट नापने में 3% का त्रुटि हो सकता है। वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। मतलब उनके नापने में 2% वोल्ट मीटर में कमी हो सकता है, यानी गलती हो सकता है, और 3% एमीटर में गलती हो सकता है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो पावर में कितनी गलती होने की संभावना रहेगा, जब कैलकुलेट करेंगे तो पावर का वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों में कितना संभव रहेगा और उसकी गलती होने का। तो सीधी सी बात है, P = VI दिया भी हुआ है ना। तो इसमें क्या है, वोल्टेज में 2% है, इसमें 3% है ये, और अगर हम इसमें चेंज होता है तो डेल P = होता है डेल V और डॉट करके डेल I, ठीक है। अब इसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब जोड़ देना है, ऐड करना है, मतलब दोनों में एड अप होगा, ये ऐसे, है ना। इन दोनों में परसेंटेज का बात हो रहा है ना, उनके वैल्यू का नहीं, ठीक है। तो परसेंटेज एरर जब आता है तो अब इसमें जोड़ देते हैं, प्लस माइनस कर देंगे, और 2 + 3% इतना होगा। तो कितना आएगा वैल्यू, ±5%, ठीक है। उन्हीं ध्यान दीजिएगा, हम उसके वैल्यू को नहीं कर रहे हैं ना। जैसे 10 एम्पियर का करंट है और 220 वोल्ट का वोल्टेज फ्लो हो रहा है, तो कितनी पावर जनरेट होगी तो या कंज्यूम होगी, तो उसको नहीं देख रहे हैं। उनमें एरर कितना हो सकता है मापने में, तो उसको बस ऐसे दिया जाता है, ±2 + 3% = 5%। तो 5% का एरर हो सकता है, ठीक है। तो 5% का एरर हो सकता है, ऑप्शन डी सही उत्तर है, ठीक। यहीं पर क्लोज करते हैं, बाकी के प्रश्नों को देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।